Hello dear learners, welcome to day 4 of our most repeated PYQ series. So ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत यूजफुल रहेगी क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस क्या रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, प्लस इस पूरे चैप्टर में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में सभी हम डिस्कस करते हैं। सो अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सो आज डे 4 में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखेंगे इस चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लस हम देखेंगे इसमें जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स बन सकती है, चाहे वो फिर एज पे हो, फ्रैक्शन की हो, स्पीड एंड डिस्टेंस हो, मेंसुरेशन की हो या कोई भी हो, जितनी भी टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स बन सकती हैं सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें इसमें करना है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इज a बाई एक्स माइनस बी प्लस बी बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। अब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से आता होगा, लेकिन अगर कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है या कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आई बटन पे मैं अपना एक वीडियो का लिंक लगा देती हूँ। उसमें फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत डिटेल में समझाया गया है कि किस तरह से हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना होता है, किस तरह से हम दो नंबर्स को चूज करेंगे, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो आप एक बार उसको वहां पे जाकर भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे है रूट के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि किस तरह से हम दो नंबर्स को लें या किस तरह से अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट करें। सो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे करना होता है। सो अगर मेथड की बिल्कुल बेसिक की बात करें तो क्या करना होता है, हमें इसमें देखना होता है हमारी जो मिडिल टर्म है दैट इज बी वाली टर्म है, इसको इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि जो दो नंबर्स हमें मिलेंगे वो दो नंबर्स कैसे होंगे, उनको प्लस या माइनस करने पे हमें वापस बी मिले और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें a इंटू सी मिले। नाउ a और c क्या है, a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b हमारा x का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास टर्म्स रहती हैं, ये हमें पता है। नाउ कभी भी जब आपको फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है, बी वाली टर्म को नहीं पहले देखना, पहले आपको देखना है a इंटू सी क्या बनता है। अब हमारे पास a है 1 एंड c है हमारे पास 6। मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रही, अभी हम सिर्फ नंबर की बात करेंगे, प्लस माइनस हम वापस बाद में देखेंगे। सो हमें क्या चाहिए, a इंटू सी दैट इज 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। अब हमें देखना है कि ये जो 6 है कैसे कैसे हमारे पास आ सकता है। नाउ 6 हमारे पास 6 इंटू 1 भी आ सकता है, पर यहाँ पे 6 प्लस 1 या 6 माइनस 1 करने पे कहीं से भी हमारे पास ये वैल्यू तो नहीं आएगी। देन सेकंड देखेंगे, सेकंड हमारे पास होता है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये रहता है हमारे पास। नाउ 2 और 3 को भी प्लस या माइनस करने पे तो नहीं आएगी वैल्यू, लेकिन अब हमने देखना है कि हमें एक्चुअली बी में क्या चाहिए। रूट वाले क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ईजी रहते हैं क्योंकि वहां पे हमें हिंट मिल जाता है रूट को देखकर। हमें पता है कि यहाँ पे √2 है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कहीं पे √2 चाहिए। तो क्या मैं इसको √2 इंटू √2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो √2 इंटू √2 इंटू 3 इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3√2 इंटू 1√2। ये 3 को एक √2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल ऐसे करके लिख दिया। सो 3√2 इंटू 1√2, ये 6 ही आएगा क्योंकि 3 इंटू √2 आ जाएगा 2, 3 2 6, ये आ गया। अब हमें ये दो नंबर्स मिल गए क्योंकि रूट हमें हिंट दे रहा था, √2 हमें हिंट दे रहा था कि हमें 2 को √2 में स्प्लिट करना है। उसी तरह से अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो हमें हिंट मिल जाता कि हमें 3 को स्प्लिट करना है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमें देखना है कि हमें नंबर क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 2√2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब दोनों को माइनस करेंगे तभी हमें 2√2 मिलेगा। अब हमें देखना है कि या इसको सिंपल माइनस करना है या इसमें साइन की प्रॉब्लम है, साइन चेंज करना है। उसके लिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे a इंटू सी करने पे हमें साइन कौन सा चाहिए था,
a इंटू सी करने पे हमें चाहिए था माइनस का। नाउ माइनस का साइन चाहिए, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों के साथ माइनस होता तब तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते मल्टीप्लिकेशन में और प्लस आ जाता। इसका मतलब किसी एक के साथ हमें माइनस चाहिए। किसके साथ माइनस लगाएं, उसके लिए हमें बता रहा है बी। बी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब छोटे के साथ माइनस लगेगा, तभी मल्टीप्लाई करने पे हमें -6 मिलेगा, और प्लस या माइनस करने पे हमें पॉजिटिव का 2√2 मिलेगा। तो इस तरह से हमने करनी होती स्प्लिटिंग। अगर बाय चांस कभी भी क्वेश्चन इस तरह का हो जिसमें a इंटू सी आपका पॉजिटिव में हो लेकिन b आपका नेगेटिव में हो, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपके जो भी दो नंबर्स मिलेंगे दोनों के साथ आपको माइनस लगाना है, क्योंकि दोनों के साथ जब आप माइनस लगाओगे तभी आपको मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा और प्लस या माइनस करने पे माइनस की वैल्यू आएगी। अगर इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तब तो आप कोई भी माइनस नहीं लगाओगे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में प्लस है इसका मतलब दोनों के साथ माइनस था, तभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हुआ, और माइनस माइनस को सॉल्व करने पे वैल्यू माइनस की आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ हमें दो नंबर्स मिल गए, कौन से, एक 3√2 मिला, एक हमें -√2 मिला। बस वैसे लिखेंगे, x² हमारा एज इट इज रहेगा प्लस 3√2x -√2x -6 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या रह गया x प्लस 3√2, यहाँ पे -√2 कॉमन आ रहा है, क्या रह गया x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने कैसे इसको कॉमन लेना है, दो तरह से देख सकते हो, या एक तो आप देख सकते हो कि आपकी वैल्यू जो यहाँ पर है वहीं आपको यहाँ चाहिए, तो आप उसको एज इट इज लिख के फिर देखो क्या बच गया। जैसे x लिखा, क्या रह गया, √2 रह गया। अब 3√2 लिख दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर देखो 3√2 आप लिख चुके हो, क्या रह गया, √2 रह गया, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। 3√2 लिख चुके हो, √2 रह गया, तभी मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। तो ऐसे करके कर सकते हो, या फिर आप सिंपल देख सकते हो कि इस सब में हमारे पास कॉमन क्या बन सकता है। उसके लिए आप देखो कि 6 को मैंने इस तरह से स्प्लिट किए, √2 मैं अगर बाहर निकालती हूँ इसके बेसिस पे, तो √2 बाहर निकालने पे हमारे पास ये रह जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है। अब पूरे में से क्या कॉमन है हमारे पास, x प्लस 3√2, सो x प्लस 3√2 लिख लेते हैं, क्या रह गया, x -√2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, कॉमा x -√2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -3√2 और x इज इक्वल टू √2। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज हो गई। सो हमने ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है x के लिए। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने कैसे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना होता है जब हमारे पास रूट की कोई वैल्यू दी होगी। रूट वाली एक्चुअली ज़्यादा इजी होती है नॉर्मल से। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। नाउ सेकेंड पार्ट, a बाई x माइनस बी प्लस b बाई x माइनस ए इज इक्वल टू 2। अब सबसे पहले हम इसमें लेंगे एलसीएम। सो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये पोर्शन को मैं पूरा राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी और पूरा ब्रैकेट ओपन कर लूंगी, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करूंगी। सो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ये क्यों किया मैंने ब्रैकेट ओपन, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ब्रैकेट को ओपन किया। अब ये पूरी पोर्शन जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड वाली है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस ax माइनस bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हम 2x को
बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। -2x को हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया a प्लस बी, और यहाँ पे -x को कॉमन ले लेते हैं, -x को कॉमन ले लिया, क्या रह गया a प्लस बी। और यहाँ पर ये पूरी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है, फैक्टराइजेशन के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, साथ में 2 लगा हुआ है। फिर हमारी जो x वाली टर्म होती है, b वाली टर्म है, वो ऑलरेडी स्प्लिट फॉर्म में है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों हमारी स्प्लिटिंग फॉर्म में है। और यहाँ c जो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पहली 2 टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है हमारे पास। सो हमारे पास आएगा 2x कॉमन, तो इसको लिख लेते हैं। 2x हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया x माइनस a प्लस बी। इनमें हमारे पास क्या कॉमन है, हमारे पास यहाँ पे कॉमन है a प्लस बी, इधर क्योंकि 2 है इधर 1 है, सो हम करेंगे माइनस a प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस यहाँ आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से x माइनस a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, x माइनस a प्लस बी क्या रह जाएगा 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा इधर से, एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2 हो जाएगा यहां से। सो ये हमारे पास आ गई x की 2 वैल्यूज। सो क्वेश्चन ये भी इजी था, बस इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेना है, फिर आपने देखना कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है तो इसका ब्रैकेट ओपन करो, फिर पूरा सॉल्व करो, कॉमन देखो इसमें से क्या क्या ले सकते हो, फिर कॉमन लेके सिंपल फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमें बोला है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन है, अगर इसके रूट्स जो है वो रियल और इक्वल हैं तो वैल्यू हमने k की बतानी है। तो जो कंडीशन है उसको सबसे पहले अंडरलाइन करो। नाउ अगर हमें बोला है कि रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या गिवन है, हमें बोला गया कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसके 3 केसेस हमने पढ़े थे। पहला केस क्या है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हों, अगर अलग अलग वैल्यू हों लेकिन रियल रूट्स हों, तो हमारे पास क्या होता है, डी की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। अगर इक्वल भी हैं, रियल तो है ही है लेकिन इक्वल हैं, तो हमारे पास डी जो है वो 0 के इक्वल होता है। और अगर हमारे पास रियल वैल्यू ही नहीं आ रही, रियल सॉल्यूशंस नहीं है, रूट्स नहीं है, तब हमारे पास डी क्या होता है, 0 से छोटा होता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास कंडीशंस पर बहुत चांसेस हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें आपको के या पी या कुछ भी वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आपको ये कंडीशन गिवन होगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले d इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास होगा 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b क्या है हमारे पास -5 का स्क्वायर करेंगे -4, a क्या है 4 और c क्या है k इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 16k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 25 बाय 16। सो ये आ गई हमारे पास k की सिंपल सी वैल्यू। तो इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट इसमें 0 होता है जब आपको रियल और इक्वल रूट्स गिवन होते हैं तो। सो बस आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी आपका क्वेश्चन वैसा ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m-1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें बोला है कि इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो m की वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, बस ये कि इसमें आपको जो m की वैल्यू है वो सिर्फ एक वेरिएबल की जगह पर नहीं है, मतलब एक कोफिशिएंट ए बी या सी की जगह पे नहीं है, 2 जगह पे, एक ए में है और बी में भी है। तो अब देखेंगे इसकी वैल्यू क्या बनेगी। इसमें भी लिखेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू है आपकी 2m-1। एक्स के अलावा जितना भी है वो सब आपका बी है, तो 2 आपको छोड़ना नहीं है, साथ में रखना है। इसका पूरे का आ जाएगा स्क्वायर -4। ए क्या है m-1, सी क्या है 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4m-1 का स्क्वायर -4m-1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन जो आएगा उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे 0 के साथ, तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास रह जाएगी m-1 का स्क्वायर इन -m-1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से में m-1 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं m-1। क्या रह जाएगा m-1 -1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, m-1 इज इक्वल टू 0 होगा, या m-1 -2 होता है, -2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो m की वैल्यू 1 आ रही है और m की वैल्यू 2 आ रही है। अब इसमें आपके m की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन अब इसमें देखना क्या है कि m की कौन सी वैल्यू आपकी सही है, क्योंकि m की वैल्यू 2 तो आ रही है, ठीक है, हमने आपने सॉल्व किया तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक है आपकी m इज इक्वल टू 1 और एक है m इज इक्वल टू 2। अब हम अगर m इज इक्वल टू 1 पुट करें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ए ही 0 हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक तो बनेगी नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 ही आएगा, तो ये जो है वो वैलिड वैल्यू नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ही नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो हम इसलिए बोलेंगे कि m इज इक्वल टू 1 को हम रिजेक्ट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी आपकी m इज इक्वल टू 2। तो आपको ये पूरा प्रॉपर एग्जाम में लिखना है कि 2 वैल्यूज हैं, फिर लिखना है कि सिंस m इज इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सो आवर वैल्यू इज m इज इक्वल टू 2। तो मैं इसको लिखूंगी ऐसे, रिजेक्टेड, तो वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास m की वैल्यू। तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके आना। अगर आपके कभी भी 2 वैल्यूज आ रही है तो 2 वैल्यूज को चेक करो कि वो दोनों में से कोई एक ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही हो, और अगर नहीं कर रही तो फिर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करो। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी उठाया था ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि इतने तक आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर इसके भी आगे है। सो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इक्वेशन 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square is equal to 0 has equal roots, prove that c square is equal to a square into m 1 plus m square। हमें बोला कि हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है उसको लिखते हैं, ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, सॉरी। अब कंडीशन क्या गिवन है कि आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। जब भी कभी भी गिवन हो कि आपके रूट्स इक्वल हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल बना लो। सो हम लिखेंगे यहाँ पे b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, वैल्यू पुट करेंगे। b क्या है हमारा, x को छोड़ के बाकी जितना भी वो सारा b है। सो 2mc² -4, a क्या है, x² को छोड़ के जितना भी है, 1 + m² और c क्या है, c² - a² इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 4m² c² माइनस, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4c² प्लस 4a² माइनस 4m² c² प्लस 4m² a² इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में 4m² c² जो है दोनों में कैंसिल हो जाएगा, कर लो कैंसिल। क्या रह जाएगा, 4m² a² माइनस 4c² प्लस 4a² इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से हम 4 को कॉमन निकाल के इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। वैल्यू रह जाएगी आपकी m² a² माइनस c² प्लस a²
इज इक्वल टू 0। अब प्रूफ क्या करना है उसको देखो। हमने पूरा जब सॉल्व कर लिया, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमने एक बार देखना है कि प्रूफ हमने क्या करना था। प्रूफ करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। सो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर हमारा चला जाएगा दूसरी साइड पे, तो वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस 1 को मैं 1 प्लस एम स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ। हो गया प्रूफ। हेंस प्रूव्ड। तो कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगानी थी, ब्रैकेट ओपन करनी है पूरी तरह से। पूरी ओपन करने पे हमारे पास दो वैल्यूज तो कैंसिल ही हो गई थी, फिर जो रह गया था उसी से हमारा प्रूफ हो गया। सो सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि इस चैप्टर में या तो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करो या फिर फॉर्मूला यूज करके करो, या क्वेश्चंस आपके पास आएंगे डिस्क्रिमिनेंट में, जहाँ पे आपको कंडीशन गिवन होगी कि रूट्स आपके इक्वल हैं, रियल हैं, इस तरह से, तो वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेगी या प्रूफ करना रहेगा कुछ भी। और दूसरा हमारे पास रहता है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी टाइप्स की बनती है उसको सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारे पास एज पे है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ शिखा's एज 5 years ago and her age 8 years later is 30. Her age at both times being given in years. Find her present age. अब कैसे पता चलेगा आपको कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में हमेशा यहाँ पे आपको कुछ हिंट मिलेगा ऐसा, या तो आपको कंडीशन दी होगी उसमें कहीं स्क्वायर गिवन होगा, कहीं प्रोडक्ट लिखा होगा, ये कुछ भी ऐसा होगा जहाँ पे आपको जब सॉल्व करना रहेगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड थिंग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको कंडीशन गिवन होगी आपको वहाँ पे दो वेरिएबल्स को लेट करना नहीं पड़ेगा, एक ही वेरिएबल को लेट करना है और दूसरा उसी के डिपेंडेंट कोई बन जाएगा खुद ही। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक का है या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। सो क्वेश्चन में क्या बोले हमें कि शिखा की 5 साल पहले वाली एज और 8 साल बाद की एज, दोनों एजेस का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो प्रोडक्ट आता है 30 ईयर्स, और बोला कि ये आपकी सारी एज जो है वो ईयर्स में गिवन है, तो आपको बताना है कि प्रेजेंट एज कितनी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे प्रेजेंट एज बी एक्स। तो प्रेजेंट एज अगर एक्स है सो 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद कितनी एज होगी, एक्स प्लस 8 होगी, और 5 साल पहले कितनी होगी, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले कितनी होगी, अभी जितनी है उससे 5 माइनस होगी, एक्स माइनस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 30 के इक्वल है। एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 30। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 30। सो अब ये 8x और 5x को प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस माइनस करना था, माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसकी हमने करनी फैक्टराइजेशन। सो इक्वेशन हमारे पास बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट कैसे करना है इसको, स्प्लिट करने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले आपको a इंटू सी देखना है, तो मतलब आपको 70 चाहिए ना। वो 70 आपके पास कैसे आएगा, सिंपल है, सबसे 70 हो गया 7 इंटू, अब 7 और 10 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगी वैल्यू, 3 ही हमें चाहिए, इसका मतलब हमें इन दोनों को माइनस करना है। और दूसरा कि आपके प्रोडक्ट में नेगेटिव है साइन, माइनस का साइन है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस रहेगा। किसके साथ माइनस रहेगा उसके लिए आपको ये बी बताएगा, बी पॉजिटिव है, इसका मतलब छोटी वैल्यू के साथ माइनस रहेगा। सो इसका मतलब हमारे पास -7 और +10 दो वैल्यूज आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x -70 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे
x प्लस 10 और यहाँ पे -7 कॉमन लेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 10, क्या रह जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यूज आ रही है, x इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन एज का है, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम करेंगे रिजेक्ट। सो प्रेजेंट एज क्या आ गई, x इज इक्वल टू 7, तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ शिखा इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, the area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 meter more than twice its breadth. Find the length and breadth of the plot. हमें क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है और बोला गया है कि लेंथ जो है प्लॉट की वो किसके इक्वल है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस करोगे मतलब 2 इंटू बी करोगे, ब्रेथ करोगे, उसमें प्लस करेंगे 1 मीटर को, तो उतनी आ जाएगी आपकी लेंथ। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो ब्रेथ की टर्म्स में गिवन है, तो इसका मतलब हम लेट करेंगे बी को, ब्रेथ को। सो लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स। ब्रेथ हमने प्लॉट की एक्स लेट कर दी, तो लेंथ कितनी है, लेंथ हो जाएगी, लेंथ कितनी गिवन है, ब्रेथ का ट्वाइस करो, उसमें 1 मोर करो, प्लस करो, तो उतनी आपकी लेंथ आएगी। तो इसका मतलब 2x प्लस 1, इसका ट्वाइस किया प्लस 1 किया, इतनी हो गई लेंथ। नाउ एरिया हमें पता क्या होता है प्लॉट का, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, इसलिए आपको एरिया गिवन था। अगर ये क्वाड्रेटिक का नहीं होता तो आपको हो सकता है कि पेरीमीटर के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो। एरिया का मतलब ही यही है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट जब होगा तो एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² प्लस एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे a इंटू सी हमारा क्या बनता है। तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1056 आएगा। अब 1056 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इस तरह से कि दो नंबर्स जो मिलेंगे उनको प्लस या माइनस करने पे हमें 1 मिले। तो ऐसा 1 मिले, इसका मतलब कि दोनों नंबर्स जो होंगे वो साथ साथ ही होंगे। अब 1056 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 32 इंटू 33 आएगी। 32 और 33 को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। इन दोनों नंबर्स को माइनस करने पे हमें 1 मिलेगा। अब माइनस करना है हमने, कौन सी वाली टर्म के साथ नेगेटिव होगा, क्योंकि बी आपका पॉजिटिव का है, इसका मतलब छोटी वाली टर्म के साथ नेगेटिव होगा, और क्योंकि प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है तो एक के साथ ही माइनस होना चाहिए था। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का। सो 2x² माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 16, प्लस 33 कॉमन लेंगे, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 16, क्या रह गया 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 16 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 33/2। ये तो वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो लेंथ और ब्रेड्थ में से ब्रेड्थ हमने x लेट की थी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ब्रेड्थ जो है वो 16 आ गई मीटर्स एंड लेंथ आपकी आ गई 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33 मीटर्स। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 2 water taps together can fill a tank in 1 7/8 hours.
The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. क्वेश्चन में बोले कि हमारे पास दो वाटर टैप्स हैं, दोनों के दोनों साथ में टैंक को फिल करती इतने आवर्स में. एक टैप है जिसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है, वो 2 आवर्स कम लेती है पूरे टैंक को फिल करने में एज कंपेयर टू स्मॉलर वन. तो हमने बताना कि दोनों जो वाटर टैप्स हैं वो सेपरेटली कितना कितना टाइम लेती है फिल करने को. सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. सो लिख लेते हैं पहले हम. गिवन 2 टैप्स कैन फिल टैंक इन 7/8 आवर्स, जो हो जाएगा 8 1 8 प्लस 7 दैट इज 15/8 आवर्स. सो ये क्या मतलब है कि दोनों की दोनों टैप्स इतने आवर्स में पूरा टैंक फिल करती है. तो इसका मतलब एक आवर में ये कितना फिल करती होगी टैंक, तो 1/इस पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पूरा जो टैंक है वो इतने आवर्स में फिल करती है. तो ऐसा लिख सकते हैं कि इतने आवर्स में फुल टैंक फिल होते हैं. तो 1 आवर में कितना होगा, 1/ पूरा. सो लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय 2 टैंक्स इन 1 आवर हो जाएगा 1/15/8 दैट इज 8/15. 8/15 अमाउंट जो है वो फिल होता है एक आवर में. अब हमें देखना है कि हमें क्या कंडीशन गिवन है और किसके रिस्पेक्ट में गिवन है. हमें बोला है कि लॉन्गर टैप जो है वो कितना टाइम लेती है, 2 आवर्स लेस लेती है एज कंपेयर टू स्मॉलर वन. सो इसका मतलब स्मॉलर को हम एक्स सेलेक्ट करेंगे तो हमें लॉन्गर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि स्मॉलर की वैल्यू अगर एक्स है तो लॉन्गर कितना लेती है, एक्स में से 2 माइनस लेती है. तो हम लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी एक्स. स्मॉलर टैप एक्स टाइम लेती है, तो टाइम टेकन बाय लॉन्गर टैप कितना हो जाएगा, एक्स में से 2 आवर्स कम एक्स -2. ये हमें दोनों की वैल्यूज मिल गई. तो यही मैंने बताया था कि एक की वैल्यू दूसरे रिस्पेक्ट में दी होती है, तो आपको 2 अलग अलग वेरिएबल लेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो अगर ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है कि टाइम जो है वो स्मॉलर टैप का इतना है, लॉन्गर का इतना है, और यहाँ पे भी आपको टाइम दिया हुआ था, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे टाइम से अमाउंट निकाला है कि एक आवर में कितना फिल करती है, उसी तरह से इनका भी इंडिविजुअली निकल सकता है कि एक आवर में स्मॉलर टैप कितना अमाउंट फिल करती होगी 1/x, लार्जर कितना करती होगी 1/x -2. तो हम लिख देंगे अमाउंट फिल्ड by smaller tap in 1 hour is equal to 1/x. और सेम ऐसे ही लॉन्गर वाले का आ जाएगा इज इक्वल टू 1/x -2. ये दोनों एक साथ मिलकर करती थी ना 8/15, मतलब पूरा एक आवर में ये दोनों मिलकर कितना अमाउंट फिल करती थी, अभी हमने देखा था 8/15. तो वैसे लिखेंगे अमाउंट फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर. ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 1/x -2 इज इक्वल टू 8/15, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं कि एक आवर में कितना कर रही है. अगर पूरा का पूरा टैंक वो फिल करने में 15/8 का टाइम लगता था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये हो गया. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. सो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे. x इंटू एक्स -2 प्लस x इज इक्वल टू 8/15. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x इंटू 15 30x माइनस 30
इज इक्वल टू 8x² माइनस 16x. So 8x² minus 16x minus 30x plus 30 is equal to 0. 8x² minus 46x plus 30 is equal to 0. इस पूरे में से 2 को कॉमन ले सकते हैं. 4x² minus 23x plus 15 is equal to 0. सो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. a इंटू सी क्या बन रहा है हमारा 15 इंटू 4 दैट इज 60. सो 60 हमारा कैसे आ सकता है 20 इंटू 3 करके 60 बन सकता है. अब 20 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 23 भी आ जाएगा. अब हमने देखना है कि माइनस या प्लस कहाँ पे लगाएंगे. सो हम देखेंगे प्रोडक्ट हमारा है पॉजिटिव का, लेकिन बी आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों के साथ माइनस लगेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा और प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा. सो 4x² माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. दोनों में से कॉमन आएगा 4x, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. x माइनस 5 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इससे हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है x इज इक्वल टू 5 और एक आ रही है आपके पास x इज इक्वल टू 3/4. सो स्मॉलर टाइप की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई. लॉन्गर टाइप के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं आ रहा. सो टाइम टेकन बाय लॉन्गर टैप इज इक्वल टू x माइनस 2. तो एक केस आपका आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये तो सही है. और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 3/4 माइनस 2. अब इसमें हम एलसीएम लेंगे अगर, सो 3 माइनस 8/4 आएगा दैट इज माइनस 5/4. नेगेटिव नहीं हो सकता वैल्यू क्योंकि टाइम है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू, स्मॉलर टैप को कितना टाइम लिया 5 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लॉन्गर टैप इज इक्वल टू 3 आवर्स. सो यही हमें फाइंड करना था कि दोनों टैप्स ने सेपरेटली कितना कितना टाइम लिया. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जब भी आपको बोला हुआ है कि 2 चीजें 2 टैप्स एक साथ कोई काम कर रही है, तो हमने देखना कि वो 1 आवर में कितना कर रही है, उसका रेसिप्रोकल करना है, और जो आपको पूछा उसको लेट करना है, और लेट करके बस इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है. नाउ 8th क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 34 इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 and 2 is added to another. The product of these 2 numbers become 260. Find the number. हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में नंबर्स के क्वेश्चन किस तरह से डिजिट की तरह क्वेश्चन थे कि डिजिट है उसका रिवर्स किया तो ये आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास बोला कि 2 नंबर्स है हमारे, उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 34 है. ठीक है. सेकेंड कंडीशन बोलिए कि अगर हम फर्स्ट नंबर से 3 को सब्ट्रैक्ट करें और सेकेंड नंबर में 2 को ऐड करें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दोनों नंबर्स का वो 260 आता है. तो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं. अब हमें कैसे करना है, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल लेट करना है, तो हम कोई भी लेट करेंगे कि लेट 1 नंबर बी एक्स. अगर एक नंबर x है, दोनों नंबर्स का सम अगर 34 है, तो अदर नंबर हमारे पास आ जाएगा 34 में से x माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम जो है वो 34 है. सो मिल गया हमें दोनों नंबर्स एक ही वेरिएबल की टर्म्स में. अब कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हम फर्स्ट नंबर में से 3 को माइनस करें और 2 को ऐड करें दूसरे नंबर में, तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है 260. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले नंबर में अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें और दूसरे नंबर में
2 को ऐड करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है 260. x माइनस 3 इंटू 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 260. ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 108 प्लस 3x इज इक्वल टू 260. अब ये सारी वैल्यूज को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे. सो एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 39, सो माइनस 39 एक्स प्लस 260 प्लस 108 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 39 एक्स प्लस 368 इज इक्वल टू 0. अब इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. सो अगर हम 368 की बात करें तो 368 हमारा आता है 16 इंटू 23 और 16 और 23 को जब आप प्लस भी करोगे तो आपके पास 39 आएगा. तो बस हम यही दो नंबर्स को लेंगे और क्योंकि प्रोडक्ट में पॉजिटिव है लेकिन बी आपका नेगेटिव है तो दोनों के साथ माइनस आएगा. अगर आपको ये बड़े वाले नंबर्स की नहीं समझ आ रहा है कि कैसे फैक्टराइजेशन करनी है तो आप इसमें अपना सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो. फॉर्मूला यूज़ करो, सिर्फ 39 का स्क्वायर फाइंड करना है और फिर बाकी तो प्लस माइनस करके वैल्यू सिंपल आ ही जाएगी आपकी. तो कैसे भी कर सकते हो, दोनों की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. सो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 23x प्लस 368 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 16 और यहाँ पे माइनस 23 को कॉमन लेंगे, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. x माइनस 23 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 23 एंड x इज इक्वल टू 16. ये हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है x की. अब x क्या था हमारे पास, एक नंबर था, तो दूसरा नंबर हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे और फिर देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है. सो 1 नंबर इज इक्वल टू 23, अदर नंबर हो जाएगा 34 माइनस 23 इज इक्वल टू 11. और दूसरा केस था व्हेन 1 नंबर is equal to 16, other number is equal to 34 minus 16 is equal to 18. तो ये हमारे पास नंबर्स मिल गए. Now question number 9. In a flight of 2800 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour, and by doing so, the time of flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of flight. So question में बोला है कि हमारे पास 2800 किलोमीटर की फ्लाइट है, उसमें एयरक्राफ्ट जो है वो बैड वेदर के कारण स्लो हो गया. एवरेज स्पीड जितनी भी थी उससे रिड्यूस होकर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई उसकी, और अगर स्पीड कम हुई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंक्रीज हो गया 30 मिनट से. तो हमने बताना है कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट क्या है. सो सबसे पहले हम स्पीड लेट करेंगे. लेट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. अगर हमने स्पीड लेट की है x, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा चाहे जैसा मर्जी वेदर हो, तो मतलब 2800 किलोमीटर तो डिस्टेंस रहेगा. तो टाइम हम लेट लेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगी, क्योंकि हमने स्पीड जब ओरिजिनल ली है तो नॉर्मल फ्लाइट क्या रहेगी 2800 डिवाइडेड बाय x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब ये ओरिजिनल स्पीड हमने लेट कर ली थी x, लेकिन अब क्योंकि वेदर के कारण स्पीड जो है वो कम हो गई 100 किलोमीटर से, तो इसका मतलब न्यू स्पीड जो हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी x माइनस 100 कम हुई है. तो अगर न्यू स्पीड इतनी है तो न्यू टाइम क्या होगा, न्यू टाइम हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाय x माइनस 100, ये हो जाएगा न्यू टाइम. अब हमने ये पूरा सब कुछ टाइम के
टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि जो हमें कंडीशन गिवन है वो भी टाइम के टर्म्स में दी हुई है। स्पीड तो दी है पर साथ साथ हमें बोला हुआ कि टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया 30 मिनट से। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे सब कुछ किलोमीटर पर आर के फॉर्म में दी है, तो ये 30 मिनट्स है तो 30 मिनट्स को भी हमें आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मतलब 30/60 दैट इज़ 1/2। तो हमारे पास टाइम जो है वो 1/2 इंक्रीज हो गया। इसका मतलब नया टाइम और पुराने टाइम में, नए टाइम में से अगर पुराना टाइम माइनस करो तो वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 30 मिनट इंक्रीज कैसे हुआ, नया टाइम ज़्यादा था। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2800 डिवाइडेड बाय 100 माइनस x माइनस 100 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये आर्स में कन्वर्ट करना था। सो एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 100 और ऊपर आ जाएगा 2800x माइनस 2800x प्लस 280000 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। सो 560000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x, ये भी इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 560000 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 56 हमने देखना है, 56 हमारा कैसे आ जाता है, 8 7 जा, तो मतलब 800 इंटू 700 करेंगे तो 560000 आएगा। तो 800 और 700 में जब माइनस करेंगे तो आपके पास 100 भी आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे a इंटू सी आपका माइनस का है और b भी आपका माइनस का है, इसका मतलब बड़ी वाली टर्म के साथ लगेगा आपका माइनस। सो एक्स स्क्वायर माइनस 800 एक्स प्लस 700 एक्स माइनस 560000 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 800 प्लस 700 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 800 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 800 इंटू एक्स प्लस 700 इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू आपकी 800 आ गई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 700। अब नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 800। सो इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड जो है वो 800 है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछी थी, मतलब टाइम पूछा था। सो ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय 800, दैट इज ये 7/2 आवर्स, ये हो जाएगा ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल ड्यूरेशन। सो आई होप आपको आज सारे क्वेश्चन समझ आए अच्छे से कि किस तरह से करने हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दिए। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए या आपको फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, अच्छे से समझ आया, हर टाइप के क्वेश्चंस किए, 9 क्वेश्चंस हमने टोटल किए इस चैप्टर से, तो अगर आपको अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। कुछ भी डाउट होगा, कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।